मैं उमेश कुमार गुप्ता, नीति शास्त्र स्पेशलिस्ट। भारत का एक साधारण नागरिक होने के नाते हम अपना एक छोटा सा ड्यूटी, एक देश के प्रति अपना छोटा सा कर्तव्य, मैं देश के लिए एक छोटा सा कुछ भी कर पाऊँ, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। इस उद्देश्य और इस दृष्टि से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम देश के लिए 77वां स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने बाल स्वतंत्रता अभियान के अंतर्गत हम लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री के कुछ सामान्य जीवन परिचय के बारे में आपको बताया जाएगा। उनसे स्वतंत्रता दिलाने में, आज़ादी दिलाने में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपना योगदान दिया, उनकी स्वतंत्रता से संबंधित विचारधाराएं क्या रहीं, उनकी प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा, उनकी व्यक्तित्व में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, इन सभी को छोटे रूप में बताने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम करंट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम मणिपुर की घटनाओं पे चर्चा करेंगे और इसके बाद हम ज्योति मौर्य की घटना पर, इसके बाद भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद की घटना पर हम चर्चा करेंगे। इन घटनाओं का कारण क्या है, कमी क्या रहा, सरकार की कमी सभी, और नीति शास्त्र से किस प्रकार अटैचमेंट है, स्वतंत्रता से संबंधित कैसे अटैचमेंट है, क्या एजुकेशन से रिलेटेड है, इन सभी घटनाओं पर हम एक सार संक्षेप में एक छोटा सा रिजल्ट देना चाहेंगे और अंत में इस प्रकार की घटनाएं हमारे भारत देश में दोबारा न दोहराया जाए, इसके लिए कुछ विशेष सुझाव और कुछ नीति शास्त्र के सिद्धांतों और के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 77वां स्वतंत्रता दिवस को संबोधित करने से पहले हम अपने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश की सभी निवासियों को भी और अपने छत्तीसगढ़ के सभी निवासियों को भी हम ढेर सारा बधाई व शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उन लोगों से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि वह स्वतंत्रता अभियान के अंतर्गत तिरंगा की संकल्पना को आत्मसात करने की ज़रूरत है। तिरंगा के संकल्पना को, नियमावली को, सिद्धांतों को गहनता से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तिरंगा की पूरी संकल्पना देश के विकास का उसमें सार छिपा हुआ है। यदि हम तिरंगा को भली भांति समझ सकें तो हम देश के विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सकता है और केवल घरों में, केवल कॉलेजों, स्कूलों में, कार्यालयों में केवल झंडा या तिरंगा को फहराने या केवल अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए एक भावना, देश के प्रति प्रेम बहा पाना ठीक तो है, पर इसे यदि स्थायी बनाया जाए और इसे प्रैक्टिकली व्यवहारिक ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए तो बहुत बेहतर होगा। आज की वर्तमान स्थिति हम बहुत शौक़ से, खुशी से हम स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस की तैयारियां तो करते हैं, 1-2 दिन की देश प्रेम भी दिखाते हैं, पर कुछ दिनों के बाद देश की प्रेम की धज्जियां उड़ाई जाती है। कुछ दिनों का राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम कुछ दिनों के विकास तक ही सीमित हो पाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के निवासी और अंत में भारत के सभी भारतवासियों और प्रत्येक नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ
अस्थायी के जगह स्थायी बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ठीक है, आप हर घर में तिरंगा लहराना चाहते हैं, अच्छी बात है, लहराइए, मना नहीं किया जाता। कॉलेजों में, कार्यालयों में, हर जगह पर इससे पहले अपने मन मस्तिष्क में तिरंगा को, संकल्पना को समझना अनिवार्य है। मन मस्तिष्क और आत्मसात और तिरंगा के प्रति देश के विकास के साथ साथ कार्य करना बहुत ही कठिन है, पर आशा है कि ऐसा हम कोशिश कर सकते हैं और धीरे धीरे हम अपनी सही लाइन की दिशा में, देश की प्रगति व विकास की दिशा में आसानी से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय को बताना चाहते हैं, क्योंकि इनसे हम बहुत प्रेरित हुए, वो हमारे आदर्श भी रहे हैं, और इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हमारे आदर्श रहे हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि वो दोनों ही व्यक्ति पढ़ाई के फील्ड में हमें बहुत ही प्रेरित किए, जिससे हम आगे बढ़ पाए और अपनी गति और विकास अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो कदम हमने आगे बढ़ाया है अब पीछे नहीं जा सकते। आगे ही निरंतर बढ़ना ही हमारा सिद्धांत रहा है। हम थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हम जिस लक्ष्य को ठान लिए कि एक बार करना है तो फिर उसे करना ही है, क्योंकि मैं क्रोधी प्रवृत्ति का भी हूँ। पर लक्ष्य के प्रति क्रोध करना, यदि मैंने एक लक्ष्य ठान लिया कि हमें एक करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी हमें नहीं रोक सकता। इतनी क्रोध आ जाता है कि इस लक्ष्य को पूरा किए बिना यह क्रोध जाता नहीं है। यह करना है, यह लक्ष्य पूरा करना है तो करना है। मैं सेवा करना चाहता हूँ और सेवा की इतनी भूख है कि जब तक मैं सेवा नहीं करूँगा, नागरिक सेवा, तब तक मुझे शांति नहीं मिल पाएगी। लाल बहादुर शास्त्री को गुदरी का लाल भी कहा जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर, ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती भी है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। और 1904 में उनका जन्म हुआ, और वह हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुगल सराय में जन्म हुआ। अब उनकी हम मृत्यु के बारे में बताएंगे कि इनकी मृत्यु क्या है। 11 जनवरी 1996 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का स्थान ताशकंद था, जो रूस में है, अब उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उनकी माता का नाम राम दुलारी है और पिता का नाम शारदा प्रसाद, मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव है। पत्नी का नाम ललिता देवी है। बच्चे का नाम, उनके 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी, जिनमें हरि कृष्ण, सुनील शास्त्री, अशोक शास्त्री और अनिल शास्त्री थे। उनके यदि कहा जाए तो किस पार्टी से थे, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे, जिस पार्टी से आज राहुल गांधी जी हैं। इसके बाद वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह गए हैं। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका समय काल यदि कहा जाए तो वो 9 जून 1964 का है और लेकर 11 जनवरी 1966 तक है। टोटल कहा जाए तो 18 महीने तक उन्होंने शासनकाल में रहा। इससे पहले भी वो रेल मंत्री रह चुके थे, और कुछ समय के बाद रेल घटना के बाद, ध्यान रखिए, रेल घटना के बाद, रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार पाया, अपने आप को वो जिम्मेदार माने। जबकि देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो किसी भी कार्य के प्रति यदि वह कमी होता है या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वह डिपार्टमेंट जिम्मेदार कहीं न कहीं
होता ही है। तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और कई लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने इस पद पर नहीं रहा। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसका मतलब कि जो हमारी आर्मी है, जो देश के सैनिक हैं, जो वो जगते हैं और पूरी दुनिया, पूरी देश अपनी त्योहार, अपनी खुशियाँ मनाता है, उनकी वह जीत, वह जय करना चाहते हैं। वास्तविकता तो यही है कि भारतीय सैनिक को सभी वर्गों से सम्मान मिलना चाहिए और पूरे सरकार की तरफ से समर्थन भी मिलना चाहिए, केवल कुछ समयों का नौकरी नहीं। जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा किसानों की जय होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी तकनीकी आ जाए, हम चावल मशीन से नहीं बना सकते। जब किसान क्रोधी हो जाए और अपनी जिद पे आ जाए और कहे कि हमें किसान या अन्न नहीं उगाना है, तो देश की क्या दुर्दशा होगी, ये तो आप खुद समझते हैं। इसलिए उन्होंने किसानों में और अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने कई योजनाओं के माध्यम से अपने भारत में फसल उत्पादन को बढ़ावा भी दिया है। इनकी कई रोचक घटनाएं हैं। आगे हम रोचक घटनाओं के बारे में बात करेंगे और उनसे कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री बना तो किसी रैली में संबोधन के लिए जाना था, तो उन रैली में शायद रेल मंत्री, तो वो जाते समय जब मंच पे चढ़ने वाले थे तो उन्होंने भीड़ में देखा हमारी माँ भी इस रैली में आई है। पर ध्यान रखिए कि उनकी माँ को यह पता नहीं था कि यह मेरा बेटा ही है। वो सोची कि कोई भी मंत्री है और उनकी भाषणों को हम सुनेंगे, पर उनके कोई सिक्योरिटी ने बताया कि आपकी माँ भी आई है। तब फिर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने माँ के पास गए और अपने माँ को मंच के पीछे ले गए और बताया कि यहाँ पे मंत्री आने वाले हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ने वाली है, आप भीड़ में परेशान हो जाएंगे, आप घर चले जाइए। तो आपका पैर भी ठीक नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम भी है। वो समझाते हुए अपनी माँ को उन्होंने वापस भेज दिया। एक पत्रकार ने लाल बहादुर शास्त्री से पूछा, क्यों आपने अपने माँ को क्यों भेज दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, मैंने इसलिए भेज दिया, यदि मेरे माँ को यह पता चलता कि मैं इनका लाल बहादुर रेल मंत्री है, सत्ता में है, तो वो किसी भी व्यक्ति से संबंधित, इनकी प्रमोशन से रिलेटेड या किसी भी प्रगति के लिए हमें बोल सकती थी और हम अपने माँ को मना नहीं कर सकते थे। इस दृष्टि से उन्होंने वापस कर दिया। यह देखिए सत्ता की क्या ईमानदारी थी। दूसरी बात है, जब अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड लेने वह कॉलेज पहुँचे तो कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उन्होंने जाकर तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस में बताया और बोले उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं। सब पूरा स्कूल कॉलेज के पूरे स्टाफ कॉलेज के गेट के सामने आ गए और बोले कि अपनी गाड़ी को अंदर कर लीजिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं लाल बहादुर शास्त्री अपने पुत्र का पिता हूँ, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने आया हूँ। उन्होंने बैठाए और उन्होंने कहा कि आप बैठिए, क्योंकि उनके लड़के का क्लास 3rd फ्लोर पे चलता था और उन्होंने कहा कि आप वहाँ के टीचर खुद आकर आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे। उन्होंने कहा, इसलिए हमें आप यहाँ पे बैठा रहे हैं? मैं नहीं, मैं खुद जाऊँगा और 3rd फ्लोर पे लूँगा। जैसे ही उन्होंने 3rd फ्लोर पे गया, देखे अभिभावकों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और लाइन लगा हुआ था लंबा, और उन्होंने पीछे लगा। जैसे ही पीछे लगने वाले थे, वहाँ के प्रिंसिपल उन्हें बोले, नहीं चलिए आगे लगिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपने लिए और अभिभावकों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं अपने बेटे का पिता हूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं हूँ। और उन्होंने पीछे लगना
अपने लिए अच्छा समझा और सभी के समय की बचत की। इसके बाद उनकी पत्नी किसी दुकान में साड़ी खरीदने जाती हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी दुकान, हमारे शॉपिंग मॉल में देश के प्रधानमंत्री आए हैं। सभी ने स्वागत सत्कार किया, अच्छी बातें की और उन्होंने महंगे महंगे साड़ी दिखाए, पर अभी रेट या दाम नहीं बताया। उनकी पत्नी 3-4 साड़ियाँ सेलेक्ट कर लीं और फिर बोला कि जाइए, आपसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि इसके दाम कितने हुए? उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं। मैंने क्या पूछा कि दाम कितने हैं? उन्होंने दाम बताए, बहुत महंगे थे, उनके सैलरी में वह लेना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक ही साड़ी दीजिए जो हमारे सैलरी में है, और उन्होंने एक साड़ी लेकर चले गए। इसके बाद वह कहीं फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने वाले थे और उनको देर हो रही थी। तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी थे। उन्होंने बोला आप एक आदेश दीजिए, मैं सायरन बजाते हुए जाऊँगा। आपको 1 घंटे का रास्ता, दिल्ली जाना था, 1 घंटे के रास्ते को 10 मिनट में पहुँचा सकता हूँ और आपको लेट भी नहीं हो। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि ठीक है, आपने 10 मिनट में तो आप पहुँचा दोगे, पर इसका मतलब क्या है? कितने लोगों अपने अपने कार्य के लिए जा रहे होंगे। कोई बच्चा अपना विद्यालय जाता होगा, कोई स्टूडेंट उसी समय अपने एग्ज़ाम को जाता होगा, कोई इतने नागरिक जो हैं हॉस्पिटल की सुविधाएं भी लेने जाते होंगे। इन सभी का यदि 10-10 मिनट भी लेट होता है तो कई लोगों का मिलाकर कितने घंटों का नुकसान होगा। मेरे 1 घंटे या कुछ समयों को बचाने के लिए उन्होंने कहा मैं इतने समयों की बर्बादी नहीं कर सकता। ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सभी लोगों व जनताओं के समयों को ध्यान में रखा। फिर इसके बाद कहीं जा रहे थे, गन्ने दिखाई दी तो गन्ने पीने की मन की, तो उन्होंने बोला कि चलिए पूरे फोर्स के ही साथ चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, फोर्स के साथ जाएंगे तो वो गन्ने वाला घबरा जाएगा और वो सही से गन्ना भी नहीं दे पाएगा, गन्ने की रस। तो हम अकेले जाते हैं। अकेले गए पर वो गन्ना वाला प्रधानमंत्री को पहचान लिया, वो पैर पे गिर गया और वो प्रधानमंत्री कहकर प्रधानमंत्री आए हैं और जूस पिलाया और इसके बाद उन्होंने भाईचारे के साथ वापस आए। इसके बाद जब वह जेल में थे तो उनको एक नोटिस आया घर से, पत्र, कि उनकी बेटी की बीमारी है और वो अवकाश लेना चाहते थे। तो जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार हैं, उनको अंग्रेज गवर्नमेंट भी उन्हें 31 दिन की अवकाश दे दिया, जिसके जाते ही उन्होंने हॉस्पिटल में मिला और उनकी बेटी नहीं बच पाई और वह वापस जाने लगे जेल। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपको तो जेल ने या शासन ने आपको 31 दिन का अवकाश दिया है, अभी 1 ही दिन गए हैं और दिन तो बचा है, आप रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी गवर्नमेंट जो है हमारे बेटी के साथ रहने के लिए 31 दिन दिया था, न कि अब बेटी ही नहीं रही तो मैं किसके साथ रहूं, इसलिए मैं जाऊंगा। इसके बाद 1965 के समय पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध होते समय जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो सोचते थे कि भारत की सरकार, जो पिछले गवर्नमेंट थे, वो सैनिक पे ध्यान नहीं देते थे, पूरे बजट का बहुत कम खर्च करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि सभी बजट का 25% यानी ज़्यादातर हिस्सा हम सैनिक, आर्मी और सुरक्षा बल पे प्रयोग करेंगे। उन्होंने सुरक्षा को मजबूत किया, पर लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उस समय इस बात की खबर नहीं थी और उन्होंने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद भारत की विजय हुई और उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों को जीत लिया। इसके बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, अमेरिका के पास, राष्ट्रपति के पास अटैचमेंट की और उन्होंने कहा कि अपने लाल बहादुर शास्त्री से, क्योंकि भारत और अमेरिका का अच्छा संबंध था, वहाँ से खाने के लिए गेहूँ आता था जो कि भारत में कमी था। तो राष्ट्रपति ने सोचा, कहा कि भाई आप
युद्ध या तो बंद कर दो या तो गेहूं बंद हो जाएगी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं, हम भूखे रह सकते हैं, हम भूखे रह सकते हैं पर अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की गुलामी के साथ नहीं रहेंगे, प्रतिबंधित के साथ नहीं रहेंगे, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हम मरना पसंद करेंगे, पर किसी गुलामी के साथ हम रहना पसंद नहीं करेंगे या संबंध बनाना। इन्होंने कहा कि ठीक है, बंद कर दीजिए। और उन्होंने कहा अपने पत्नी से कि मैं 1 सप्ताह में 1 दिन भूखा रहने की योजना बना रहा हूँ और यह जाकर जनता में संबोधित करूँगा। और इससे पहले हम अपने घर से शुरुआत करना चाहते हैं। और अपनी पत्नी से कहा कि आज से घर में सभी लोग 1 दिन का उपवास रखेंगे, इस दिन कोई भी भोजन हमारे घर पर नहीं बनेगा। ध्यान देने की बात है कि कोई भी कार्य पद्धति या योजना या प्लानिंग या डेवलपमेंट की बातें करना ये तो आसान है, दूसरों के लिए अच्छी बातें बताना भी आसान है, पर खुद पे लागू करना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम कोई भी नई शुरुआत करें तो ध्यान रखें कि यह खुद से अपने में करने की कोशिश करें। हम देश को सुधारने से पहले अपने आप को भी देखें, हम किस स्थिति पे हैं, हम पे भी बदलाव है कि नहीं। देश को बदलने के लिए खुद में बदलाव की ज़रूरत है और अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने यही किया। इसके बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के एक बेटे ने उनके सरकारी कार को इस्तेमाल किया और जब वह मीटिंग में थे तो बाहर रखी हुई थी। उस समय जब बाहर निकला तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो दाल में काला है। उन्होंने कहा कि आपके बेटे ने कहीं पे जाकर घूमकर आया है। उन्होंने कहा कि मेरे सैलरी से देखिए कितने मीटर चली है और मुझे दे दीजिए। इस प्रकार की व्यक्तित्व वाले हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। इन सभी घटनाओं से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, और हमें ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व चाहे तो सीख सकता है। किसी प्रकार के दबाव नहीं है, न किसी प्रकार का प्रतिबंध है। इनसे यह सीख मिली कि उनमें ईमानदारी का अटूट विश्वास का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे समक्ष मौजूद है। ईमानदारी, पूर्णतः ईमानदारी होना, 100% में 100% की ईमानदारी होना, सत्यवादी होना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। लोग चाहकर भी यह कार्य नहीं कर सकते, पर ऐसा ज़रूर किया जा सकता है कि हम कोशिश करके, और यह प्रैक्टिस और अभ्यास का विषय है। भले ही हमें इन आदतों को बनाने के लिए कठिनाई और समस्याओं को झेलना पड़े, कई लोग हंसियाँ भी उड़ाएं, पर कुछ दिन बाद 100% नहीं तो कुछ तो बदलाव आ सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल हमारे समझ लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के मामले में और अपनी नियमावली के मामले में कितनी ईमानदार थे, यह का देश और पूरा विश्व जानता है। तो हमें भी उनसे सीखकर अपने अपने कार्यों, अपने अपने विभागों में, अपने अपने जितने भी एरिया के कवर में हम देश की छोटे छोटे पदों में कार्य कर रहे हैं, उसी स्थिति, उसी पद में हमें ईमानदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने 100% दिखाई, पर आप कुछ तो बदलाव लाना होगा और धीरे धीरे हम 100% की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि यह अभ्यास का विषय है। और देश की सेवा करने के लिए कोई पद की ज़रूरत नहीं होती, न कोई अधिकार की ज़रूरत होती है। देश की सेवा हम अपने पदों में रहकर भी कर सकते हैं। फ़र्क इतना होगा
कि आपका सेवा करने की सीमाएं छोटी होगी, लक्ष्य छोटे होंगे, आप एक दो के संपर्क में रहेंगे। जितनी पद, जितना अधिकार और जितना एरिया डिपार्टमेंट बढ़ेगा, उतना ही आप देश की सेवा करने की सीमा या बाउंडेशन को बढ़ा सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक आम नागरिक देश की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी भी एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप ये देखिए कि महात्मा गांधी के पास कौन सी पावर थी देश की सेवा करने के लिए, कौन सा अधिकार था और उनके पास कौन सी सरकार या गवर्नमेंट की पावर थी। भले ही वह अच्छे परिवार, धनी परिवार से थे, पर उन्होंने देश की भावनाओं को समझते हुए देश के रूपों में ढल पाना आज की दुनिया में, या हमें भी लगता है कि महात्मा गांधी बनना ही तो कठिन है। वो महात्मा गांधी केवल एक थे, अब दूसरा महात्मा गांधी कोई नहीं आ सकता। जो थे वो चले गए, अब दूसरा चाहकर भी उनके जैसा बने हमें नहीं लगता संभव है। बन जाते हैं तो अच्छी बात है, बने, पर महात्मा गांधी बन पाए कठिन। वह भगवान के दूत थे, उन्होंने अच्छे वर्क किए, उन्होंने अहिंसा और सत्यवादी जो नैतिक आध्यात्मिक जो उन्होंने किया वो कर पाना बहुत कठिन है। और वो आप जानते हैं कि इनके पास कौन सी सत्ता, कौन सी पावर, कौन सा अधिकार था, कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने देश के लिए कितना किया आप तो अनुमान लगा ही सकते हैं। बात की भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने भी देश के लिए काम तो किया, पर उन्हें अधिकार और पावर दिया गया, पर वह पावर महात्मा गांधी के द्वारा ही मिल पाना संभव हो पाया। उन्होंने चुनाव लड़ा, सभा के लिए कार्य करने की मौका आया, यानी अधिकार मिला, तभी वो देश के लिए सेवा कर पाए। और इसके बाद हम उनकी कुछ बचपन की बातों को बताना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम नन्हू था, उनकी माँ थी, और वह पढ़ने के लिए इतनी स्थिति सही नहीं थी। वह देश के सबसे गरीब बालक थे, जिन्हें खाने के लिए एक एक अन्न के लिए भी तड़पना पड़ता है। और पर पढ़ने में वो बहुत ही तेज थे, तेज प्रवृत्ति के थे, और आचरण से भी वो शुरू से ही अच्छे थे। और पढ़ने के लिए उनकी माता ने अपने मामा के पास, यानी उनकी माँ अपने भाई के पास बनारस भेजा और बोला कि पढ़ाई करें। और उन्हें उन मामा के लड़कों के द्वारा उन्हें अच्छे समर्थन नहीं मिल पाए, सहयोगी भावनाएं नहीं मिल पाए, और वहाँ पे उनकी मामी के द्वारा कई प्रकार की प्रताड़ना उन्हें सहना पड़ा। और उन्हें लगा भी, उनकी माँ को भी लगा कि अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया जाए, पर उन्होंने पढ़ाई के लिए, केवल शिक्षा के लिए उन सभी समस्याओं को सहते चले गए। इसलिए उनके अंदर सहनशीलता की भावना भी बहुत ही ज़्यादा है। और फिर धीरे धीरे जैसे उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो उन्होंने उस समय आंदोलन भी चल रहे थे, और जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चल रहा था। और उन्होंने राजनीतिक या देश की आज़ादी, स्वतंत्रता सेनानी में उनकी एक्टिविटीज़, उनकी भाग लेने की प्रवृत्ति में शामिल होते चले गए धीरे धीरे। जैसे ही उनके मामा को पता चला, उन्हें लाल बहादुर शास्त्री को डांटा, क्या तुम यहाँ यही करने आए हो? तुम यहाँ राजनीति करने आए हो कि पढ़ने? तुम्हारी माँ तुम्हारे पढ़ाई के लिए कितनी परेशान है और कितनी समस्याओं को सह रही, और तुम यहाँ पे राजनीति कर रहे हो। लाल बहादुर को थोड़ा बुरा लगा, और उन्हें लगा कि क्या मैं शायद गलत हूँ, और उन्होंने तुरंत अपने माँ के पास गए। और माँ के पास जाते ही उन्होंने कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है, क्या मैं गलत हूँ? माँ ने कहा, मेरा लाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री, जो कदम तुम बढ़ाए हो अब पीछे मत लेना, जो कदम
हो देश की स्वतंत्रता के लिए, अब उसे पीछे मत लेना। लाल बहादुर शास्त्री जी ने माँ से कहा, ठीक है माँ, अब मैं इस लक्ष्य की ओर आपके आशीर्वाद से बहुत ही आगे जा सकता हूँ। और उन्होंने कहा माँ से मिलते समय कि लोग या दुनिया या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माँ आप हमें सही समझो और हम सही कर रहे हैं कि गलत, ज़्यादा चिंता यही होनी चाहिए। जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो नदी का बाढ़, गंगा की नदी में बाढ़ का आना और स्कूल उस पार का होना, उनके पास पैसा नहीं रहता था नाव में चढ़ने के लिए। तो नाव वाला बोला ठीक है कल दे देना। दोस्तों ने कहा मुझसे ले ले पर चलो। तो उन्होंने कहा कि नाव वाला इतना मेहनत करेगा और मैं उसकी पैसा न दूँ और कल भी न दे पाऊँ। उन्होंने तुरंत नदी में कूदा और तैरते तैरते अपनी विद्यालय का टाइम को अटेंड किया। यानी कहने का मतलब पढ़ाई के प्रति इतना लगन, यह देखकर हम बहुत प्रेरित हुए और यह भी हिंदी के टीचर के द्वारा ही हमें इस कहानी को सुनने के लिए मिला। और मैं बहुत प्रेरित हुआ कि हमारे देश में ऐसे भी बालक हैं जो पढ़ने के लिए, नदी तैरने के लिए तैयार हैं। और आज की दुनिया पढ़ने के लिए हर साधन व सामग्री भी तैयार है, पर तब भी आज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति न कर पाएँ, यह तो हंसी पात्र का विषय है। भीमराव अम्बेडकर की भी वही बात थी कि पढ़ने के लिए जी रोड के नीचे पढ़ लेना, रोड स्ट्रीट लाइट पे पढ़ लेना, इन दोनों ने हमारे जीवन को बहुत प्रेरित किया और इसलिए हमने अपने जीवन में इन दोनों के आदर्शों और पथ चिन्हों पे चलने का निर्णय लिया। भले ही यह देश, भले ही समाज व गांव या लक्ष्य के प्रति चलने के लिए विरोधाभास करे, पर हमें क्या करना है यह हम खुद तय करेंगे। इसके बाद हम उन्होंने खेलते समय बचपन में देखा कि कुछ दोस्तों खेल रहे थे, तो उन्होंने पूछा भैया यह क्या खेल खेल रहे हैं। भैया ने बताया वो हॉकी खेल रहे हैं। तो बोले भैया हमें भी खेलना है। बोले कि यह गरीब बच्चे नहीं खेलते, हॉकी के सामग्री को खरीदना होगा। अब लाल बहादुर शास्त्री घर गए, उन्होंने बोला नहीं हमें खेलना तो है और हम खेलने की सामग्री को खुद तैयार करेंगे। और उन्होंने मेहनत करके हॉकी की सभी सामग्री को मेहनत से हाथ से बनाए। जैसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की सामग्री को कुछ लड़कों को मैंने आज तक भी देखा गांव में खुद लकड़ी का अच्छी डिजाइनिंग बनाकर मेहनत करके वो खेलों को खेल सकते हैं। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो ठान लिया वो हम करेंगे, वो हराने के लिए न तो गरीबी न तो किसी प्रकार का धन रुकावट नहीं होगा। यहाँ पर नीति शास्त्र का भी विषय आता है। नीति शास्त्र कहता है नियति का सिद्धांत ही सर्वोपरि है। नीति शास्त्र कहता है कि नियति का सिद्धांत ही सर्वोपरि है, नियति ही सब कुछ है। नियति है तो आप सब कुछ ला सकते हैं, अपनी साधन माध्यम सब कुछ आप खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि तैयार कर इस संसार में कोई कुछ नहीं देता है। इस संसार में फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता है। नियति का मतलब निश्चितता है, लक्ष्य के प्रति है, जो करना है उसे ठान लेना है, यह मैं करके रहूँगा, कैसे नहीं कर सकता। यानी नियति ये करना है तो करना है, देखते हैं कौन कौन रोक सकता है। पूरी देश की ताकत भी यदि लक्ष्य को पाने के लिए रोकने में लगा ले तब भी वो नहीं रोक सकता, क्योंकि यह नियति में शामिल हो गया है। और जब जो लक्ष्य नियति में शामिल हो जाए उसे हरा पाना असंभव है। हरा पाने की संकल्पना करना भी एक हंसी पात्र होगा। फिर इसके बाद जब वो बचपन में पढ़ते थे तो
टीचरों के द्वारा होमवर्क दिया जाता था, गृह कार्य दिया जाता था कि एक पाठ पूरा करके कल लाना है। उनकी माँ ने कहा कि रात हो गया बेटा, आज तो सो जा, कल पाठ को पूरा कर लेना। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, माँ मैं आज ही पाठ पूरा करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि माँ मैं आज ही पाठ को पूरा करूँगा और पूरा कर कर ही सोऊंगा, क्योंकि कल नए पाठ की शुरुआत करना है। क्योंकि कल नए पाठ की शुरुआत करना है। यदि मैं आज का पाठ पूरा नहीं करूँगा तो कल नए पाठ की शुरुआत करने की मौका नहीं मिलेगा। माँ ने कहा ठीक है कर ले, और उन्होंने किया। मैं सभी विद्यार्थियों को और खुद में प्रेरित होकर और मैं सभी स्टूडेंटों को और साथ में पीएससी के सभी स्टूडेंटों को और सभी स्टूडेंटों को भारत के मैं कहता हूँ कि आप जो भी प्लान फिक्स कीजिए, जो भी पाठ को पूरा कीजिए, उसे रात में पूरा कर ही लीजिए और पूरा कर कर नए पाठ की कल शुरुआत कीजिए। और एक पाठ ऐसा ही बनाइए जो आप पूरा कर सकें। ठीक है, इस प्रकार की घटनाओं में आपको थोड़ा सा परेशानी ज़रूर होगा, आप समस्या या इन्वायरमेंट के अनुरूप नहीं हो पाएंगे, पर ऐसी आदत बनाते बनाते आप ऐसा कार्य कर पाएंगे। शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए एक दिन का पाठ आपको उसी दिन पूरा करना है, यानी 12 बजे से पहले आप उस पाठ को पूरा ज़रूर कर लें। अब मैं कुछ करंट की घटनाओं पे चर्चा करेंगे, और करंट की घटनाओं पे चर्चा करते हुए सबसे पहले हम मणिपुर की घटनाओं पे चर्चा करेंगे। और मणिपुर की घटना जो घटी वह बहुत ही दुखद और आलोचनात्मक घटनाएं हैं, और भारत देश में ही इनकी आलोचनाएं नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत के प्रति आलोचनाएं हो रही। यह बहुत ही दुखद घटना है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। भारत में मणिपुर की ही केवल घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं घटती आ रही हैं। इससे पहले हमने एक महिला सशक्तिकरण के माध्यम का एक अपराध को रोकने के लिए उपाय हमने बताया था। ध्यान रखिएगा, केवल हमने उपाय बताया था और कुछ नीति शास्त्र के सिद्धांत बताए थे, जो गांधी जयंती पे एक वीडियो अपलोड है। और यह भी पूरी मणिपुर की घटनाओं को समझने के लिए बहुत ज़्यादा है। इससे आगे हम और भी कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तब भी मैं कुछ बातों पे प्रकाश जरूर डालूँगा। इससे पहले निर्भया कांड, हाथरस कांड कई प्रकार की है। आप खुद जानते हैं कि महिलाओं के साथ भारत में क्या स्थिति है। एक तरफ भारत में महिलाओं को उच्च दर्जा दिया जाता है, देवी की पद पे बैठाया जाता है, दुर्गा काली, और एक तरफ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे महिलाओं की दो स्थिति बन चुकी है, यानी एक तरफ तो देवी महिला जाति को पूजनीय माना जाता है और एक तरफ महिलाओं के साथ क्या हरकतें की जाती हैं ये आप खुद ही समझते हैं। बात आई कि इससे स्वतंत्रता से क्या संबंधित बातें हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारा देश 77वां साल स्वतंत्रता के बाद क्या ज़्यादा ही आज़ाद लोगों को छोड़ दिया गया है सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से। यह क्या 77 साल के बाद ज़्यादा ही स्वतंत्रता हमें मिल गई है? क्या 77 साल के बाद क्या ज़्यादा ही स्वतंत्रता मिल गई है, ज़्यादा ही आज़ादी मिल गई है? क्या 77 साल हम स्वतंत्रता का मना रहे हैं? हम क्या मणिपुर की घटनाएं बताएं, यही क्या स्वतंत्रता है? यदि ऐसी स्वतंत्रता है तो हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। हमें ऐसी स्वतंत्रता किसी भी हालत में नहीं चाहिए जहाँ पे महिलाओं के साथ अरे इतना ही संपत्ति, जमीन, जाति, धर्म, समुदाय के मामले पे हम महिलाओं के साथ खेल करें। यही सब होती है क्या?
ऐसी घटनाओं के को अंजाम देना, क्या यही स्वतंत्रता है? या सरकार या गवर्नमेंट हमें ज़्यादा ही आज़ादी दे दी है? या लोग अपने आप में इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो गए हैं कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं? वो खुली आम महिलाओं को नग्न घुमाना, शर्मसार की घटनाओं को अंजाम देना, ऐसी स्वतंत्रता है तो मुझे ऐसी स्वतंत्रता या हम सब भारतवासियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। और अंग्रेजी सरकार भी महिलाओं के साथ मारपीट, पुरुषों के साथ मारपीट, भोजन न देना, इस प्रकार की घटनाएं होना तो ठीक है, पर महिलाओं को नग्न करके घुमाना ये तो बहुत ही गलत है। ठीक है, जमीन, जाति, समुदाय, धर्म की हिंसक थी तो लोगों को मार दिया जाता, लोगों को, पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की क्या ज़रूरत थी? मार देना ठीक था, पर इस प्रकार की घटनाएं करना और ही शर्मसार घटनाएं हैं। और मणिपुर की ये घटना हिंसक घटना है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की लापरवाही या कमी के कारण भी हो सकता है, और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी रही होगी। और सरकार, किसी भी घटना के पीछे डायरेक्ट सरकार ही दोषी नहीं होगा, इसमें हम सब नागरिक भी शामिल होते हैं। जो हिंसक व्यक्ति थे उसमें भारत के वो नागरिक ही तो होंगे, जनजाति ही तो होंगे। क्या 100 जनजाति में 1, 2, 4, 5 की बुद्धि भी यह काम नहीं की कि यह करना गलत है? यदि 4-5 की भी बुद्धि यह कहता तो शायद ये घटनाओं को रोका जा सकता था। और यहाँ पे हमें लगता है कि मणिपुर की घटनाओं रिसर्च के दौरान पता चला करने के बाद कि वहाँ पे शिक्षा, शांति, पीस एजुकेशन की कमी है। हम बालक को छोटे से ही अच्छे तैयार नहीं कर पाते। हम ऐसी प्रवृत्ति इन्वायरमेंट उन्हें सिखाते हैं कि आगे करवाया जा सके, बालक को ही एक सही दिशा दिया जाए छोटा से, तो वह इस प्रकार की घटनाओं को करने के लिए खुद तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा वही करना चाहता है जो छोटे से इन्वायरमेंट दिया जाता है, और माता पिता जो बच्चे से करवाना चाहते हैं वो उस प्रकार का खुद इन्वायरमेंट दे दें। अब जो हिंसक में शामिल होंगे उनके माता पिता अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, नैतिकता, आध्यात्मिकता की बहुत ही कमी रही, और शांति, एजुकेशन की तो पूर्णतः कमी रही। वहाँ की विद्यालय, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का गवर्नमेंट, हर चीज़, वहाँ का इन्वायरमेंट भी शामिल होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी घटना ज्योति मौर्य की, जिस पे बहुत ही आलोचनाएं वो कमेंट रहा। समय न रहने के कारण मैं प्रेजेंट में इस बारे में कुछ नहीं कह पाया, पर स्वतंत्रता से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, वह पति पत्नी का मामला है। यह इतना ज़्यादा सरकार का भी मामला नहीं है, इसमें हम सभी लोग नागरिक भी कुछ नहीं कर सकते। यह एक प्रकार की सामान्य ही घटना है, तो महिलाओं के प्रति दोनों ही घटना, मणिपुर की घटना, ज्योति मौर्य की घटना, दोनों महिलाओं से ही रिलेटेड हैं। और उसमें यह है कि ज्योति मौर्य की घटना थोड़ा सा सामान्य है, क्योंकि यह पति पत्नी का मामला है, आपसी मामला है, और पर इससे लोगों को प्रेरित होने के लिए, अप्रेरित होने के लिए, डिमोटिवेट होने के लिए बहुत बड़ी एक तथ्य है, एक डाटा है, हम लोग के समझ उपलब्ध हो चुका है। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि यूपीएससी यह डीएम होने के बाद इस प्रकार की गलती करना, एक आम महिला, आम एजुकेशन वाली या आम डिपार्टमेंट या सामान्य कर्मचारी यदि इस प्रकार की घटनाएं दे तो यह माना जा सकता है कि यह एक सामान्य घटना है, इतना दिक्कत नहीं है, या थोड़ा सा दिक्कत न होता या थोड़ा सा परेशानी होता, या एक सामान्य घटना ले जाया जा सकता था हमारे ओर से। पर एसडीएम होने के बाद, यानी कहने के बाद, पीसीएस एग्ज़ाम देने के बाद, यूपीएससी आईएएस एसडीएम यह इस फील्ड होने के बाद इस प्रकार की धोखा देना अपने पति को, या पति ने इतनी मेहनत करके इसलिए पढ़ाया कि कल जाकर मुझे
अलग कर दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार की आपसी मामला है, इसमें पूरी तरह रिसर्च के बाद ही हमें कुछ बोलना चाहिए। इसमें कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि पति भी अपने पत्नी को पहले कुछ प्रकार प्रताड़ना या पीड़ित किया गया हो, क्योंकि इसकी पूर्ण डाटा हमारे पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, मीडिया के द्वारा जितना डाटा मिल पाया है। तो इस प्रकार हम ये नहीं कर सकते कि दोनों की गलती है। ठीक है, मानते हैं कि यदि उसके पति की ही गलती हो तो गलती किससे नहीं होता, गलती किससे नहीं होता। कोई भी दुनिया या विश्व या भारत का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक भी गलती न करता हो। जब राम भगवान ने गलती किया तो फिर मानव की तो बात ही छोड़िए, जब महात्मा गांधी ने कुछ गलतियां कर दी तो फिर आम नागरिक की तो कोई बात ही नहीं है। गलतियां हो सकता है, पर गलती का मतलब इन्वायरमेंट को सही दिशा दे देना, क्योंकि शिक्षित होने के बावजूद भी यानी यूपीएससी पूर्णतः नैतिकता, आध्यात्मिक आचरण यानी बिहेवियर पॉइंट को अच्छे से प्रैक्टिकल ज़मीनी स्तर पे उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से भी तैयार नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार की परीक्षाएं व एग्ज़ाम केवल माइंड की डेवलपमेंट कर पा रहा है, माइंड टेस्ट केवल लगा पा रहा है, नैतिकता के आचरण का प्रैक्टिकल सही से नहीं करवा पा रहा है। उन्हें ज़रूरत है कि वो ज़्यादा माइंड टेस्ट के बजाय या सीमित माइंड टेस्ट के अलावा हमें नैतिकता व आध्यात्मिकता और बिहेवियर पॉइंट अच्छे ट्रेनिंग दे पाएँ, क्योंकि पूरी कार्य दिशा हम बिहेवियर पॉइंट और नैतिकता आध्यात्मिक के आधार पे ही कर पाना संभव है, क्योंकि यह बेसिक पॉइंट है। हम बेसिक पॉइंट कंप्लीट कर लिए तो दूसरा पॉइंट मैथ व रीजनिंग का पॉइंट है, अर्थात विचारधारा की पॉइंट है। और जब बेसिक पॉइंट ही नहीं है तो हम मैथ और रीजनिंग और कम्प्रीहेंशन जैसे या बीटेक या आईआईटी के मैथ देकर ही हम क्या कर सकते हैं। हमें माइंड को मशीन नहीं बल्कि माइंड को हमें व्यवहारिक और समाज में कार्य करने के लायक बनाना है। हम केवल आईएएस एग्ज़ाम को लेके बोल रहे हैं, और एग्ज़ाम के लिए जो भी हो वो तय कर लें, पर बेसिक पॉइंट आपका नैतिकता, आध्यात्मिक और बिहेवियर पॉइंट है, हैबिट है, जो आप यही तैयार नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान 2 साल और 3 परीक्षा लेने के बाद भी, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसके बाद भी बच्चे इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं निकल कर, तो इसका मतलब आप ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या, माइंड टेस्ट ले रहे हैं, वो दिमाग का बादशाह है, पर सामाजिक मामले में, बिहेवियर पॉइंट में, आचरण के मामले में सबसे गधा व मूर्ख भी है। तभी तो ज्योति मौर्य जैसे एसडीएम पद में इस प्रकार की घटनाओं को सुनने के लिए मिल रहा। हम ऐसे पुरुषों और ऐसे पूरे समाज को इस घटना के दौरान और इस घटना होने के बाद भी अपनी पत्नी को पढ़ाना या महिलाओं को पढ़ाना, हम उन्हें महान मानते हैं, जो एक घटना के बाद भी उन्हें वो अप्रेरित नहीं हुए, क्योंकि महान तो वही होता है जो दिशाहीन न हो। और एक महिलाएं करने से सभी महिलाओं को हम दोषी नहीं मान सकते, पर न्याय की बात तो जरूर करेंगे। एक शिक्षित महिला होकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देना, गलतियां तो सभी सी होती हैं, पर इसका मतलब अपना घर परिवार को साथ ले लेकर ही कार्य करना महानता है। आज भी हमने कई लोगों को स्पष्टता देखा कि अपनी पत्नी, अपने महिला समाज को आज भी पढ़ा रहे हैं। वो बहुत महान हैं, क्योंकि उनके सामने अप्रेरित वाली बहुत बड़ी घटना शामिल होते हुए भी अपने पथ से डगमगाए नहीं, और अब भी वे पुरुष समाज विश्वास को बनाए हुए हैं। उनकी महानता को हम सम्मान करते हैं। और बात रही पुरुष की भारत में क्या स्थिति है, वह तो सभी लोग जानते हैं। पुरुष की तो भारत में कहीं पे स्थान ही नहीं। नैतिकता, आध्यात्मिकता के मामले में इनका कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, कुछ पुरुष तो हैं, पर हजारों पुरुष ऐसे भी हैं
जो पुरुष समाज पे बदनाम किए हैं और पुरुष समाज की धज्जियां उड़ाई गई है। तो पुरुष की तो बात ही नहीं करते हैं। पुरुष कैसा भी हो, वो इतिहास से ही खराब होता आया है। और पुरुष में क्या समस्याएं हैं वो खुद सॉल्व कर ले तो अच्छी बात है। पुरुष जैसा भी हो वो खुद समझे, अपने कर्मों का फल वो खुद पाएँ। पर महिला समाज पे जब जब घटनाएं आई हैं तब तक मुझे एक अंदर से भावनाओं को से जागृत होना पड़ा और मुझे दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ कि हमारे भारत में महिला समाज देवनीय है, पूजनीय भी है और महिलाओं की संस्कृति सभ्यता से ही पूरे विश्व में भारत का नाम होता है। मैंने तो ये माना कि पुरुष तो खराब ही हैं, तो महिलाएं भी खराब हो जाएं। और महिला समाज पे मुझे गर्व है, इसलिए अपने महिला समाज को बनाए रखना। और साथ साथ हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमने परंपरा या रीति रिवाज में देखा धर्म और कि पति का एक अलग ही दर्जा है। जो विधि या नियमावली बनाया गया बहुत सतर्कता के साथ बनाया गया। पति को या पुरुष समाज को एक उच्च दर्जा दिया गया, भले ही वो धार्मिक में पीछे रह गए। धार्मिक में शिव भगवान की उच्च दर्जा है, पर यहाँ पे दुर्गा माता या पार्वती माँ ने अपनी शासन चलाई है, तो ऐसा नहीं कर सकते। महिलाओं ने अपने धार्मिक स्थान को छोड़ा नहीं है। पर भारतीय समाज की बात किया जाए तो इसी प्रकार पति पत्नी में आप देख लीजिए, पति को कितना सम्मान देना, पैर छूना, अच्छे से बोलना, आप कितनी नैतिकता व धर्मों रीति रिवाजों का पालन करना होता है। और उतनी ही पत्नी अपने पति के समझ करती है। कुछ पति पत्नी के साथ भी अपने नैतिकता व धर्म जो रीति रिवाज के नियमावली हैं उनका पालन करते हैं, कुछ पति नहीं करते हैं। पर ज़्यादातर रिसर्च में पाया गया है कि पत्नियां करती हैं और पति नहीं करते हैं। यानी पहले से ही ऊंचे और नीचे स्तर का दर्जा बनाया गया है। क्या यह विवाह या जीवन साथी के लिए अच्छी बात है? क्या यह होना चाहिए? इसमें नीति शास्त्र या नैतिकता का क्या आशय है? क्या वो भी कहता है? नीति शास्त्र कहता है कि पति पत्नी का जो भी परंपरा व रीति रिवाज से दर्जा है आप उसे पालन कर सकते हैं, पर दबाव में नहीं। ध्यान रखिएगा, दबाव में नहीं, स्वतंत्रता से, खुशी से। यदि आप करना चाहते हो पति के समझ तो आप कर सकते हैं, जो पति पत्नी के समझ करना चाहता है कर सकते हैं। पर नीति शास्त्र ज़्यादा कहता है कि इस नियमावली का ध्यान न रखा जाए। रखा जाता है तो भी अच्छा है, नहीं रखा जाता है तो भी अच्छा है। ध्यान हमें ये रखना है कि हम दोनों 50-50 के भागीदार हैं, हम जीवन साथी हैं। ध्यान रखिए, साथी का मतलब दोस्त होता है। यहाँ पे अधिकार व पावर व सत्ता की बात नहीं है कि हम ऊंचे पद, हमारा ऊंचा लेवल है, नीचे है, ऐसा नहीं। आप पति को भगवान मानते हैं हिंदू धर्म में, क्या हम भगवान के साथ पूरा जीवन बिताएं? दोस्त का मतलब हंसी मजाक आनंद, अपने जीवन को आनंदमय बनाना होता है। सामाजिक आध्यात्मिक हर क्षेत्रों में भाग भी लेना होता है। तो यदि वो दोस्त मानकर और 50-50 के अधिकारों का बंटवारा कर ठीक है, बंटवारा कम भी हो जाए, पर दोस्त की भावना तो ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पे एक दूसरे को या तो भगवान या इसका दास या गुलाम, इस प्रकार की भावना तो नहीं ही समझना चाहिए। क्योंकि अच्छा जीवन तभी बीत सकता है जब वह दोनों दोस्त के रूप में रहे। क्योंकि हमने देखा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वहाँ तो ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है, वहाँ दोस्त होते हैं, दोस्त दोस्त में नहीं होती है। तो विवाह में भी ऐसे नीति शास्त्र के आधार पर चलाया जाए तो बहुत बेहतर होगा और इस प्रकार की घटना। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी शिक्षा की कमी रही, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्या की केस है, तो वहाँ पे भी शिक्षित व्यक्ति यदि करे तो और दिक्कत है। यानी यहाँ पे नैतिकता आध्यात्मिकता की बात तो है ही है, वहाँ पे भी शिक्षा की कमी रही। इसके बाद आर्मी भीमराव चंद्रशेखर आज़ाद भैया की बात करते हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें गोली मारने की प्रयास किया गया और
वह किसी प्रकार बच पाए। क्या हमारा देश अब इतना ज़्यादा स्वतंत्र हो गए? क्या अपराधी इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो गए? क्या अपराधी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है क्या? या किसी दल या किसी संगठन सपोर्ट कर रहे हैं? अब क्या एक दलित का नेता बचा है या दलित समुदाय, पिछड़ों, कमज़ोर और असहाय लोगों का एक नेता बचा है जो आवाज़ उठाकर बात करता है? क्या देश या देश के लोग या सरकार या कोई भी, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कौन है, पर कोई तो है, वो चाहता है कि अब एक भी दलित नेता न बचे। एक भीमराव अंबेडकर के बाद मायावती जो आए, पर मायावती से ज़्यादा एक्टिव और तीव्र ऊंची आवाज़ में बात करना, जोश और दलितों के लिए कुछ करने की भावनाएं हमने चंद्रशेखर भैया पे देखा। और घटना के बाद भी उनके अंदर गुस्सा का न होना। यदि वो चाहें तो इतने संगठन के साथ काम करते हैं, उनकी दल, उनकी कार्यकर्ता, उन्होंने सभी साथ दिया और प्लस सभी समाज के वर्ग किए या नहीं किए इसकी डाटा सही से नहीं है, तो भीम वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग जो चंद्रशेखर आज़ाद को चाहते थे, उन्होंने अपनी कुछ भावनाओं को ज़रूर प्रकट किया और प्रकट कर अपने कुछ सहयोग देने की कोशिश की। और घटना के बाद भी उनके अंदर क्रोध और हिंसा की आग नहीं हुई। यदि उन्होंने एक इशारा या एक आदेश या एक मत कहते तो कितने लोग इस घटना का विरोध या हड़ताल या आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते। पर उन्होंने कहा कि मारने दीजिए, कई लोग आएंगे मारने के लिए, एक भीम को मारे, कई भीम आएंगे। और उन्होंने मीडिया से उचित वर्डों में बात किया और यह सुनकर हम बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लीडर, और जब लीडर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम नागरिक की सुरक्षा की बात तो आप सब समझते ही हैं। जब एक लीडर ही, गवर्नमेंट एक लीडर को सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई भी हो, पर क्या देश या राज्य इतनी ज़्यादा स्वतंत्र, इतनी अपराधी लोग खुलेआम घूमने लग रहे हैं कि अब कहीं भी किसी को भी गोली से ही ख़त्म कर दिया जा रहा है? ठीक है, आम नागरिक की बात होती चल जाता, लीडर जैसे बड़े नेताओं के पीछे क्या चाहते हैं आप लोग? कि क्या एक भी नेता है इसे भी नहीं रहने देंगे क्या इस देश में? क्या एक नेता, एक लीडर जो दलित व पिछड़े की आवाज़ बनना चाहता है, लोगों का मसीहा बनना चाहता है? उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे शासन व सत्ता से कोई मतलब नहीं है, या है भी तो इससे क्या लेना देना है? वह लोगों की बात उठाए। आपने फिलहाल ही हमने करंट घटना में देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती में जाकर दलितों की आवाज़ को उठाया। वो हैं तो दलितों में शोषण तो कम है, क्योंकि कोई एक लीडर होगा तभी लोग डरेंगे। जब कोई लीडर ही नहीं होगा तो फिर शोषण तो कोई भी कर सकता है। तो आगे लीडर को हटाया जाए, फिर दलितों के साथ शोषण किया जाए, कमज़ोर वर्गों, पिछड़े वर्गों। दलित का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक दलित समुदाय ही होगा। दलित का मतलब हम कहते हैं कि जनरल में भी जो पीछे हों, कमज़ोर हों, असहाय हों, उन सभी लोगों की बात हो रही। और हर जाति में लोग बराबर नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो सभी लोग दलित हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, जो अपने अधिकार या न्याय नहीं पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी संस्कृति सभ्यता से आता हो। और हम चाहते हैं कि चंद्रशेखर भैया अपने लक्ष्यों को बहुत जल्द हासिल कर पाएँ और उनकी जो समुदाय के प्रति दृष्टिकोण या बदलाव या परिवर्तन का है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें दिशा दे पाएँ और एक अच्छा कार्य कर पाएँ और उनकी
मारपीट, शब्दों का बोल पाना और घटनाओं और हिंसा होने के बाद भी सामान्य स्थिति का बना रहना, यह बहुत ही अच्छा रहा है। ये सभी जो घटनाएं बताई गई हैं, तीनों की तीनों घटनाएं, जो मणिपुर की घटना है और ज्योति मौर्य की घटना है और भीम आर्मी चंद्रशेखर भैया की जो घटना है, वो सभी घटनाएं कहीं न कहीं हमें लगता है कि शिक्षा की कमी के कारण ही घटना हुई है या घटना का एक एनवायरनमेंट तैयार हो पाया है। यदि एक अच्छा एजुकेशन होता, एक अच्छी शिक्षा होती जिसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, आचरण व बिहेवियर पॉइंट और गरीबी को समाप्त करने या गरीबी को हटाने के लिए कई माध्यम उपलब्ध होते, तो इस प्रकार की घटनाओं को दे पाना या अंजाम दे पाना असंभव होता। तो मेन कारण तो यही कहा जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि बेसिक आधार तो एजुकेशन ही है और ये तीनों घटना का कारण अशिक्षा ही है। और इन तीनों घटनाओं को अच्छी या भली भांति समझने के लिए हमारे पिछले वीडियो महिला सशक्तिकरण पे जो हमने 50 मिनट का वीडियो बनाया है गांधी जयंती पर, वो यदि देख ले या इन तथ्यों को प्रैक्टिकली उतारा जाए तो हमें लगता है कि इस प्रकार की कभी भी घटना होने की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। पर इसके लिए हम सबको मेहनत करना होगा। हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियों, अपने अपने पद पे रहते हुए जिसका कोई भी पद हो और अपने पद को ईमानदारी, लाल बहादुर शास्त्री को इसीलिए लिया गया है इस बीच में कि उनसे ही ईमानदारी सीख कर, इनसे ही हम सहनशीलता को सीख कर प्रेरित होकर हम अपने पद, अपने कार्य, अपने डिपार्टमेंट तक हम कार्यों को सफल बनाएं। ठीक है, इतनी आसान नहीं है, कहना आसान है, ज़मीनी स्तर पे करना कठिन है, पर कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तुरंत इस एनवायरनमेंट में नहीं ढल सकते, पर धीरे धीरे यदि प्रयास किया जाए तो हमें लगता है कि कुछ समयों में हम अपने आदत, अपने बिहेवियर, अपनी नैतिकता, अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखने के साथ साथ हम चांद पर भी पहुँच सकते हैं या पहुँचा जा सकता है, पहुँच भी रहे हैं। भारत में चांद पे भी पहुँच रहे हैं। चांद में ही पहुँच कर किया क्या जाएगा जब धरती की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति ही निम्न है, इस चांद पे पहुँच के करेंगे क्या? एक तरफ चांद में पहुँचा जा रहा, एक तरफ महिलाओं के साथ मणिपुर की घटना कर क्या दिखाया जा रहा है। हमें लगता है 77 साल के बाद भारत प्रगति विकास पर है कि 77 साल वह पीछे चल रहा है। ठीक है, मणिपुर की घटनाएं सामने नहीं आई होती तो हमें लगता कि 77 साल हमारा देश आगे है, पर हम खुद ही नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमारा देश आगे है कि पीछे है। 77 साल पीछे चला गया है कि 77 साल आगे। एक वो डाटा है कि चंद्रमा के पास सैटेलाइट को पहुंचाया जा रहा है, उपग्रह को पहुंचाया जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि 77 साल हम आगे हैं। पर एक तरफ मणिपुर की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि 77 साल हम पीछे हैं। तो हम तो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आगे हैं कि पीछे हैं। और इस शब्द को रखते हुए हम अपने स्पीच को समाप्त करते हैं।